औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है और उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप अपने एक कामयाब कारोबार को चला सकें, तो मुझे उसकी इंतहाई खुशी होगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि पाकिस्तान में बीफ प्रोडक्शन के चांसेस, इम्कानात और कैसे हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे अपने तजर्बे के बारे में मैंने बात करनी थी। चलते हुए कारोबार में शराकतदारी का सुनहरी मौका। जी हां, रोशान वंडा की फरोख्त के लिए मुल्क भर से माली तौर पर मुस्तहकम डिस्ट्रीब्यूटर्स दरकार हैं। हाफिज़ वसी एग्री इनिशिएटिव की तरफ से तैयार करदा रोशान वंडा मुख्तसर वक्त में लाइव स्टॉक फार्मर्स का अपने जानवरों के लिए पसंदीदा वंडा बन चुका है। इदारा को रोशान वंडा की फरोख्त के लिए मुल्क भर से माली तौर पर मुस्तहकम डिस्ट्रीब्यूटर्स दरकार हैं। जानवरों की खुराक का काम करने वाले और शोबा एग्रीकल्चर व लाइव स्टॉक से वाबस्ता रिटायर्ड अफराद को तरजीही बुनियादों पर सिलेक्ट किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0300-840-9389। हाफिज़ वसी एग्री इनिशिएटिव्स, लाइव स्टॉक की खुराक में आपका राइट पार्टनर। अमेरिका में वो पढ़ते हैं और IT के आदमी हैं, रहने वाले हैं शाहपुर सदर के, और उनका रकबा जो है शाहपुर सदर से जो साहिवाल को रोड जाता है, सरगोदे वाला साहिवाल, वहाँ उनका रकबा है। और वो ये बीफ की प्रोडक्शन पाकिस्तान में वो करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका में ये बीफ प्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ जाना, तो मैसेंजर पर वो मुझसे मुसलसल राब्ते में थे और मैं उनको बताया करता था कि यस, आप पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के हालात के मुताबिक आप ये हैं बीफ ब्रीडिंग का। पिछले दिनों वो तशरीफ़ लाए और ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुँच गए, और चूँकि वो आदमी समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने मेरे पास आने से पहले तकरीबन 100 फार्मर्स के पास जो गोश्त के जानवरों को मोटा करने का काम करते हैं, वो उनसे मिले, दूध वालों से भी मिले। उनके कहने के मुताबिक 100 के करीब फार्मर जिनसे वो मिले। अब जो चीज़ कॉमन उनके मुताबिक जो 100 फार्मर्स ने उनको बताई कि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। इसमें किसी आदमी ने ये नहीं कहा उन 100 आदमियों में से कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, ये उनका कहना था। लेकिन उनका कहना ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी बैलेंस शीट का क्या हाल है, तो उनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि मैंने इसकी बुनियाद पर मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। आलू वाले ने तो बताया है कि मेरा सीज़न लग गया और उस सीज़न के नतीजे में मेरे पिछले तमाम दोने वो ख़त्म हो गए और अब मैंने 5 एकड़ ज़मीन और भी खरीद ली। लेकिन लाइव स्टॉक का काम करने वाला उनको एक आदमी नहीं मिला जो ये कह सके कि जनाब ये मैंने काम शुरू किया था छोटा सा और अब माशाल्लाह ये मुरब्बा भी मेरा है और वो मुरब्बा भी मेरा है। ये उन्होंने फरमाया और मुझसे पूछने लगे कि आपका क्या ख्याल है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा माशाल्लाह सारा इल्म आप हासिल कर चुके हैं, अब मुझ जैसे जाहिल आदमी से आपने क्या पूछना है। तो वो हंसने लगे और उन्होंने फरमाया कि नहीं, आप मुझे बताएं। मैंने कहा कि उसकी वजह असल एक ही है और वो ये है कि हम लोग हमेशा अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम जब पुरुम्मीद होते हैं तो हम उसको इंतहा पर ले जाते हैं, जब हम नाउम्मीद होते हैं तो हम समझते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गया, इसका कोई फ़ायदा। कुछ प्रॉब्लम है दरमियान, वो प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे नहीं और अपने आप से सच नहीं बोलेंगे तो वो उस वक़्त तक हम किसी कारोबार में भी तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारा अलमिया ये रहा है कि 47 से आज तक हम किसी न किसी गलत फहमी का शिकार रहे हैं और उसी बुनियाद के ऊपर अटकल पच्चू की तरह हम अपने लाइव स्टॉक के और एग्रीकल्चर के कारोबार को चलाते रहे। अब इसमें कारोबार में एक लफ्ज़ है SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब ये है कि मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें मुझे दी हुई हैं, यानी कौन कौन सी मेरी स्ट्रेंथ हैं कि वो उसकी बुनियाद पर मैं अगर ये कारोबार करूं तो कामयाब होगा। अब वो क्या हो सकता है, वो ये है कि पैसे मेरे पास, दोस्त मेरे पास हैं, रकबा मेरे पास है, ये इस किस्म की चीज़ें, मैं फ़लाने से मदद ले सकता हूं, यहाँ कोई सोसाइटी बनी हुई है, इसे कहते हैं S, कि ये मेरी ताकतें हैं कि कारोबार शुरू करने से पहले ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं जो मेरी फेवर में हैं। उसके बाद W आता है, SWOT S और W का मतलब ये है
कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं। मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूं, ये मेरे पास चीजें हैं जो अच्छी हैं, ये कमजोरियां हैं और जिनका मुझे हल तलाश करना है। अगर हम बीफ के बारे में बात करें तो जब वीकनेस की बात आएगी तो मैं ये कहूंगा हमारी वीकनेस ये है कि बीफ ब्रीड असल मानों में हमारे पास नहीं है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है अपॉर्चुनिटीज। उसका मतलब ये है कि ये SWOT एनालिसिस के दौरान मुझे पता चला ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स, ये मेरी कमजोरियां नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये मौके हैं। जैसे बीफ ब्रीड की बात हो रही है, अब ये SWOT एनालिसिस मैं ओ तक पहुंचा हूं। ओ का मतलब ये है अपॉर्चुनिटीज, कि मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, यहां से जाने वाला गोश्त हलाल होगा और दुनिया जहान के अंदर जहां जहां मुसलमान रहते होंगे वो हलाल का लफ्ज़ सुन के वो मुझसे ही गोश्त खरीदेंगे, यानी कि मेरा गोश्त बिकेगा। लिहाजा ये $1 ट्रिलियन की जो मार्केट है, मुझे सारी की सारी मेरे लिए खुली हुई है। ये है अपॉर्चुनिटीज़। और चौथी चीज़ जो है वो है थ्रेट। वो थ्रेट ये है, उसका मतलब ये होगा कि ये जो मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, इस कारोबार के अंदर कौन कौन सी मुसीबत आ सकती है, मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये अगर हम बीफ की बात कर रहे हैं तो थ्रेट्स के बारे में ये है कि क्या वो तमाम लोग सिर्फ इसलिए मेरा गोश्त ले लेंगे कि मैं एक मुसलमान हूं और ये हलाल है? क्या उसके मुकाबले में जो दूसरा आदमी लेकर आएगा उसकी पैकिंग अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका जायका अच्छा है? मतलब ये एक थ्रेट्स है। और ये तमाम चीज़ों को जब मैं SWOT को मिलाता हूं तो ये मुझे एक कामयाब फार्मूला, कामयाब मॉडल की शक्ल के अंदर मेरे सामने एक तस्वीर है कि ये मेरी अच्छी चीज़ें हैं, ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं, मैंने इसको दूर करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर ये इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैंने ये इन चीज़ों को हासिल करना है। और फिर ये थ्रेट्स हैं, मैंने उन थ्रेट्स को दूर करना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है जब मार्केट में जाएगा वो हलाल तो होगा, वो पाकिस्तान से आया होगा। बड़ी अच्छी बात है, लोगों की इस सिलसिले में अच्छी राय होगी। लेकिन क्या वो दूसरे पैकेट्स के मुकाबले में, दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में वो तमाम उसके अंदर खूबियाँ मौजूद हैं, उनसे बेहतर हैं या नहीं है? ये थ्रेट्स हैं और मैंने कैसे दूर करना है। जब इन चारों चीज़ों को मिलाएंगे तो ये मॉडल एक बेहतरीन मॉडल होगा। अब यही बात मैंने कुरैशी साहब को बताई कि कुरैशी साहब, हम स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं, वीकनेस के बारे में नहीं सोच सकते। हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं लेकिन थ्रेट्स का हमें ख्याल नहीं आता। और उसके नतीजे के अंदर ये हम लोग जो है वो इसी तरीके से जो आप बता रहे हैं कि हर आदमी ये तो कह रहा है कि जी मैं इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये आमदनी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, हलाल रिस्क कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, कि कोई आदमी इसकी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपके सामने एक मिसाल बताता हूँ बीफ के बारे में। ये 47 से आज तक हमारी गवर्नमेंट की कौमी तरजीह के अंदर गोश्त पैदा करना कभी प्रायोरिटी नहीं रही है, कभी तरजीह नहीं रही है। उसका ख्याल ये था शुरू से लेकर, वो ये ख्याल ये था कि जो कट्टे और बछड़े जो हैं वो जो बनते हैं वो हमारे गोश्त की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। और ये कौम जो है ज़्यादा गोश्त जो खाने वाली है वो बीफ नहीं है, बकरे और दुम्बे का गोश्त जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और हमेशा अगर आप मार्केट में जाएं तो बीफ की जो कीमत होगी वो बकरे के गोश्त से आधी कीमत होगी। मैं सरकारी कीमत की बात कर रहा हूँ, सीधा साधा असूल है। जितना बीफ की कीमत होगी बकरे की कीमत डबल होगी, दुम्बे की कीमत उससे थोड़ी सी कम होगी। पाकिस्तान बनने के बाद जो स्लॉटर हाउस एक्ट बना है ये मेरे पास पड़ा हुआ है और आप हैरान रह जाएंगे इसके अंदर सुनकर इसमें क्या लिखा हुआ है। और उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि हमारी तरजीह आज तक कौमी सतह पर क्या रही है। अब जब भी कोई जानवर किसी स्लॉटर हाउस में दाखिल होता है तो एक किताब वहाँ मौजूद होती है, उसका मतलब यह असूल ज़वाबित, कि किस बुनियाद पे कौन सा जानवर इसमें ज़िबा होगा, कौन सा नहीं होगा। मसलन प्रेग्नेंट जानवर जो है वो ज़िबा नहीं हो सकता, वहाँ डॉक्टर एक बैठा हुआ है, उसने हाथ डालकर कंफर्म करना है कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब इसके अंदर आप ये देखें कि इसकी पहली शर्त जो है, ये तमाम स्लॉटर हाउसेज में आपको ये मिलेगा, आप उस डॉक्टर से जाके पता करें जो डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो यहाँ पर जो है वो स्लॉटर हाउस का इंचार्ज है और असूल और क़वाबिद के मुताबिक जो है वो सारा काम करेगा। उसमें पहली शर्त यह है जो 47 में थी, वो ये थी कि कोई सेहतमंद जानवर ज़िबा नहीं हो सकता इस स्लॉटर हाउस। ये 73 के अंदर तब्दीली आई और मेरा ख्याल ये है कि वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ स्लॉटर हाउस एक्ट था,
वो रेप्लिका था उसका, जिसके ऊपर पाकिस्तान का लफ्ज़ लिख दिया गया इंडिया की बजाय। और उसका मतलब ये था हिंदुओं को खुश करना कि जी हम सेहतमंद जानवर ज़िबा नहीं करते, तो जो जानवर जो हैं इस तरह मुसलमान भी खुश हो जाएंगे और ये कलिंग भी होती जाएगी। पाकिस्तान बनने के बाद 73 में इसमें तब्दीली आई, उसमें सेहतमंद की बजाय उसमें लिखा गया कि कोई कार आमद जानवर ज़िबा नहीं हो सकता। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये लिखी पड़ी बात है और ये चैलेंज है कि कोई आदमी इसकी तरदीद कर दे। अब कार आमद जानवर ज़िबा नहीं हो सकता तो कौन सा जानवर ज़िबा हो सकता है? उसमें लिखा हुआ आगे लंगड़ा, लूला, ज़ख्मी, नकारा एंड डाइंग बिकॉज ऑफ टर्मिनल इलनेस, कि ऐसा जानवर जिसकी टांग टूटी हुई हो, ऐसा जानवर जो हालत उसकी सही ना हो, ऐसा जानवर जो अल्टीमेटली उसने मरना ही हो। अब मरना हो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वो हेपेटाइटिस सी के मरज़ का शिकार हो, वो टीबी के मरज़ का शिकार हो, उसको कैंसर हो, उसको एड्स हो, यानी ये तमाम अमराज जिसके नतीजे के अंदर कैंसर भी उसमें शामिल है, जिसके नतीजे के अंदर उस जानवर ने अल्टीमेटली मौत ही उसकी होनी है, तो लिहाजा मरने से पहले अगर उसको ज़िबा कर दिया जाए तो वो जो मालिक है उसको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और मार्केट में गोश्त की डिमांड भी पूरी रहेगी। अब यहाँ तक तो ये बात लिखी हुई है और ये लिखा हुआ है कि जनाब जितने भी जानवर होंगे वो स्लॉटर हाउस में जाकर ज़िबा होंगे, कोई अपने घर में जानवर ज़िबा नहीं कर सकता। और डॉक्टर जो है वो उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद जो इफ़ेक्टेड पोर्शन होंगे, अगर उसका गुर्दा ख़राब है, उसका दिल ख़राब है, उसके फेफड़े ख़राब है, वो निकाल के बाहर फेंक देगा और बाकी पर वो मोहर लगा देगा। अब दूसरी लिखा हुआ है कि 2 किस्म के जानवर जो हैं उनके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो स्लॉटर हाउस में जाकर ज़िबा। वो कौन से? वो हैं, एक वो जानवर जो एक मुसलमान कुर्बानी के रोज़ अपने घर में ज़िबा करता है, उसके ऊपर काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस ये जुर्म नहीं है, वो कर सकता है। और दूसरा वो जानवर जिसके बारे में ये पता हो कि अगर मैं इसको लेकर छकड़े में डालकर मैं ज़िबा खाने में गया तो ये मुमकिन है रास्ते में मर जाए, और या मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए गया, मुमकिन है डॉक्टर के पहुंचने से पहले मर जाए, तो उसको भी मैं ज़िबा कर सकता हूं। और सुबह जाकर डॉक्टर को मैंने वहां जाकर मोहर लगवानी है और डॉक्टर मोहर लगाने का पाबंद है, बशर्ते कि उसको यकीन हो जाए कि जब ये ज़िबा किया गया तो इसका सांस चल रहा था। तो ये है सूरत हाल। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर ये कोई आदमी ये स्लॉटर हाउस एक्ट ले जाकर जहाँ जहाँ हम जानवर बेचते हैं बाहर, जो गोश्त जिसके बारे में हम आज बहस कर रहे हैं, अगर कोई दिखा दे कि यहाँ किस किस्म का मामला होता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या उसका रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर इस सिलसिले को ठीक करने के लिए शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में एक शाहपुर कांजरा के अंदर ईरान के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोला गया था, जिसका जो ब्रेन चाइल्ड था वो डॉक्टर हामिद जलील साहब थे। और उसके अंदर मकसद ये था कि वो बशत की एक पार्टी थी और जॉइंट वेंचर था, उसमें यह था कि बेहतरीन किस्म का गोश्त एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से बनाया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक क्लास थी और वो क्लास ये थी कि अगर इस किस्म की एमरजेंसी पैदा हो जाए, जो मैंने बताया कि अगर जानवर जो है उसके मरने का ख़तरा हो तो उस एमरजेंसी क्लास में पहली प्रेफरेंस उस जानवर को दी जाएगी। लिहाजा वो मशहद वाले तो भाग गए, पता नहीं क्या बना। अब सूरत हाल ये है कि वो पंजाब की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो मलकियत है और वही उसको चला रही है और उस क्लास पर पूरा पूरा अमल हो रहा। गुज़श्ता दिनों AMD जिन लोगों का ये बीफ प्रोडक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत है, उन लोगों का एक ग्रुप जो है वो विज़िट के लिए शाहपुर कांजरा में गया और वहाँ पर बदकिस्मती से उस वक़्त उस क्लास पर पूरा पूरा अमल हो रहा था कि वो जानवर जा रहे थे जो मरने वाले हों और वो ज़िबा हो रहे थे। अब ये जो बीफ प्रोडक्शन है इसके अंदर मैंने जो देखा है, जो मैं असल आपके सामने मैं बात करना चाहता हूँ, उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ब्रीड्स की मुख्तलिफ़ खसूसियात रखी हैं, हर टाइप ऑफ ब्रीड की। जिस तरह इंसानों के अंदर है और कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई एशियन है, कोई स्पेनिश है, और हर एक की अपनी अपनी खसूसियात हैं, इसी तरीके से जानवरों की भी जनरली 3 किस्में यहाँ पर मौजूद हैं दुनिया के अंदर। एक किस्म है
जो बीफ पैदा करने के लिए बड़ी कामयाब है, और उसका जो वेट गेन है और उसका जो ड्रेसिंग परसेंटेज है, ड्रेसिंग परसेंटेज इसको कहते हैं कि आम तौर पर लिया जाता है कि एक जानवर आया जिसका ज़िंदा वज़न किया गया, उसमें से 50% गोश्त जो है उसमें से मिलेगा साफ़ी, और 50% में बाकी तमाम चीज़ें होंगी। उसके अंदर पेटा है, कलेजी और गुर्दे हैं, खाल है, सिरी पाए हैं, ये 50% होगा और 50% साफ़ी गोश्त होगा। लेकिन बीफ ब्रीड के अंदर का मतलब ये है कि इसमें गोश्त की मिकदार ज़्यादा होगी और इट कैन गो टू 57%। बल्कि बेल्जियम ब्लू वाला जो है एक ब्रीड है, वो तो इससे भी ज़्यादा की वो दावा करते हैं, और वो है भी सही, उसमें मसल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। दूसरी किस्म जो है, अब इस किस्म का क्या प्रॉब्लम है, इस किस्म का प्रॉब्लम ये है कि ये गोश्त पैदा करने वाली माएँ यहाँ पर है इसके अंदर, इस ब्रीड में, उसमें एंगस है, उसमें शेरले है, उसमें हैरीफोर्ड है। ये वो किस्में हैं जो ख़ास तौर पर यूरोप में पाई जाती हैं, और इनकी जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ इतना दूध पैदा करती हैं जो बच्चे के लिए काफ़ी हो, और ये चारे पर पलती हैं, और चारे के नतीजे में इनका जो वेट गेन है वो उतना होता है जितना हम लोग ग्रेन्स देकर, ये जो हम वंडा देते हैं ना, वो देकर जो हम हासिल करते हैं वो चारे से हासिल करते हैं। और अगर वो ग्रेन्स देना शुरू कर दें तो जितना वेट गेन चारे से हासिल होता है वो उसका डबल हो जाएगा। लेकिन इनकी माँओं के नीचे दूध इतना होता है जितना वो बच्चे के लिए काफ़ी है, और ये काम चलता रहता है। सेकंड जो है वो दूध की डेयरी फार्म के वो एनिमल्स जो दूध देने के लिए मशहूर हैं, उनमें गोश्त जो है वो उसी वक्त हासिल होता है जब वो डिस्कार्ड हो जाती है, अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेती है, तो उसके बाद वो स्लॉटर हाउस जाती है। लेकिन इससे पहले वो दूध ही पैदा करती है, वो गोश्त पैदा करने के लिए वो जानवर उस कैटेगरी में नहीं आता। और तीसरे किस्म के जानवर जो हैं वो जानवर हैं जिसे डुअल पर्पस ब्रीड कहते हैं। अब डुअल पर्पस ब्रीड क्या है? डुअल पर्पस ब्रीड वो है कि ये वो किस्म है जानवरों की जो गोश्त भी देती है और दूध भी देती है। हम लोगों के पास यही किस्म है। आप उसमें चोलिस्तानी ले लें, आप उसमें साहिवाल ले लें, आप उसमें भागनाड़ी ले लें, आप उसमें दाजल ले लें, आप उसमें हिसारी ले लें, आप उसमें रुझान ले लें, उसमें आप थरी ले लें। ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये मैं इसको स्ट्रेंथ में डालूंगा कि ये जो हमारे पास ब्रीड है ये दोनों चीज़ें देती है। अब इन दोनों चीज़ों के ये एक तकसीम हो गई है कि एक तरफ वो ब्रीड है जो सिर्फ गोश्त पैदा करने के लिए है, जो हमारे पास नहीं है। दूसरी ब्रीड वो है जो सिर्फ दूध पैदा करने के लिए, और वो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। तीसरी ब्रीड वो है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और वो है डुअल पर्पस ब्रीड। ये तमाम जो ब्रीड्स हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, और ये दरमियान में है, यानी कि गोश्त भी देती हैं और आपको दूध भी देती हैं। अब ये चीज़ जो है ये चली आ रही है, और आजकल तकरीबन 15-20 साल से रुझान जो है, ट्रेंड इस तरफ बढ़ रहा है कि हमें मोटा करके जानवरों को, जो मेल्स हैं, इनको मोटा करके हम मार्केट में बेचें, और मार्केट में ना बेचें बल्कि ये बाहर की मार्केट में जाएं। असल इसमें गवर्नमेंट का कमाल तो बहुत कम है। स्टार्ट में कट्टे और बछड़े मोटा करने का एक प्रोग्राम लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस्लामाबाद ने शुरू किया था, और वो चला, उसके ऊपर सब्सिडी दिया करते थे। बाद में प्राइवेट सेक्टर इसमें आया और उसने अपने स्लॉटर हाउस लगाने शुरू कर दिए, और उसके नतीजे के अंदर ये लोग भी दरमियान में शामिल हो गए। अब इसके अंदर जब भी कोई ब्रीड का आपने मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल करना होता है, उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत। एक, उसकी विरासत, उसे हम कहते हैं जेनेटिक पोटेंशियल। जेनेटिक पोटेंशियल को मैं ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान से आने वाला बच्चा पंजाब में रहे या ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहे, उसका कद काठ लंबा ही होगा। ये है एक विरासती जीनियाती एक खसूसियत जो किसी जानवर के अंदर पाई जाती है, यानी कि उसका जो बच्चा है कद काठ भी उसका बड़ा होगा, उसमें गोश्त की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी, और वो एक कामयाब बीफ प्रोड्यूसर बनेगा। अब इसमें तो वही किस्में हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये पहली चीज़ है जो हम समझते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है बीफ की वो ब्रीड
जो बीफ के लिए मशहूर हो और इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो। उसमें वो एंगस का नाम मैंने आपको बताया है, उसके अंदर शेरले भी बताया, हैरीफोर्ड भी बताया। ये वो किस्में हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जी उनको यहाँ मंगवा लिया जाए, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। उसकी शराइत ये हैं कि खाना इनको टिका कर मिले, कि लिमिटलेस फॉडर प्रोडक्शन जो है वो हो, और ये रांचेस के अंदर इनको पाला जाता है, और 1 साल के लिए कम से कम 2.5 एकड़ एक जानवर के लिए चाहिए, और वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हों ताकि नीचे से घास जो है और वो खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा हो। जो बारिश जो है कम होती जाएगी तो ये रकबा बढ़ता जाएगा और आखिर ये 30 एकड़ तक चला जाएगा। यानी एक जानवर के लिए आपके पास 30 एकड़ हो तो वो सारे साल का जो खर्चा जो है, जो उसकी खुराक का, वो उसको उठाएगा, और कम से कम 2.5 एकड़। अब कहने को तो हम लोग कह देते हैं जी बलूचिस्तान का एरिया बहुत अच्छा है। वो सवाल ये है कि क्या वहाँ इतनी बारिश होती है, क्या वहाँ फाडर इतना मिलता है? तो ये सिर्फ ऐसा ही है कि हम जब पुरुम्मीद होते हैं तो हमें हर तरफ हरा हरा नज़र आता है। दूसरी इसकी जो लिमिटलेस फॉडर चाहिए, उसकी वो ब्रीड चाहिए, और दूसरी चीज़ जो इसके लिए चाहिए वो चाहिए एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब है खुली जगह हो, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, वो गर्मी में सड़ ना रहा हो, सर्दी में सुकड़ ना रहा हो, उसके लिए जगह रहने की और फिरने की वो उसके लिए सूटेबल हो। ये 2 चीज़ें हैं। ये मैंने एक चीज़ नई सीखी थी, और उसमें लफ्ज़ था एनवायरनमेंट के अंदर कि जानवर को इज्जत देना। एक जिम्बाब्वे जो अब है, किसी ज़माने में इसका नाम रोडेशिया था, और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम आयन स्मिथ था, वो आयन स्मिथ का एक बहुत बड़ा फार्म था और ब्रह्मा के नाम से वो मशहूर था। मुझे बुलाया गया था तो मुझे वहाँ मुलाकात हुई आयन स्मिथ से। तो आयन स्मिथ ने बातों बातों में ये बात कही कि मैं अपने जानवरों को और मेरे आदमी इज्जत के साथ रखते हैं। अब मैं पाकिस्तानी जो है वो जानवर के बारे में इज्जत का लफ्ज़ मैं समझा नहीं, तो मैंने कहा हिज एक्सीलेंसी व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पेक्ट? उसने कहा अभी मैं दिखाता हूँ। वहाँ उन्होंने मुझे एक बुल दिखाया जो 1200 केजी के करीब उसका जिंदा वजन होगा, ऊँट गोश्त का पहाड़। अब उसकी क्या मामला था? उसकी तारीख ये थी कि वो तकरीबन पिछले 30 दिन से ईस्ट कोस्ट फीवर एक बीमारी थी, उसकी वजह से वो बीमार था और वो एक ही जगह पड़ा रहता था। और वो ईस्ट कोस्ट फीवर की जो बीमारी है, अगर वो लग जाए उसका इलाज मुश्किल से होता है, लेकिन अगर 21 दिन में वो ना मरे फिर वो ज़िंदगी भर नहीं मरता, फिर वो इम्यून हो जाता है। अब ये इम्यून हो चुका था, खड़ा हो सकता था, और वो तैयारी कर रहे थे इस जानवर को, इस बुल को वापस हर्ड में भेजने के लिए। तो लिहाजा उन्होंने इशारा किया एक काले को, जो उनका वर्कर था, वो लाठी लेके उसकी तरफ गया ताकि उसको हाँक कर ले जाए। और वो जो जानवर था वो इतने ज़ोर से गुस्से में फुंकारा कि उसे वो जो सोटी जो थी, उसे वो लकड़ी पसंद नहीं थी कि मेरे साथ इस किस्म का सलूक हो, कि वो काला जो है वो दूर जाके गिरा। अब वो आयन स्मिथ ने कहा, उसने कहा नाउ आई शो यू द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट। उसने आदमियों को इशारा किया और वो कोई 30-40 के करीब फीमेल्स गायों को लेकर आया, और उसके बाद उसने उनको मिलाया और गायों के साथ मैजेस्टिकली बादशाहों की तरह वो उठा और वो वापस अपनी जगह पर चला गया। उसने कहा कि मैं अपने जानवरों को इज़्ज़त के साथ रखता हूँ, दिस इज़ एनवायरनमेंट। नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है और अगले प्रोग्राम में हम इससे आगे चलेंगे कि हमने करना क्या है। थैंक यू वेरी मच।